हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा और वो फोर्स कितना होगा। अब यहाँ दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो एक मैग्नेट होगा या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। मैग्नेट के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डिस्कवरी किया था ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1820 में, और एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया था और उस फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और इसमें उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कोई मैग्नेटिक नीडल ले जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है, यानी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक नीडल का पोजीशन चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स एक्सर्ट हुआ, और मैग्नेटिक नीडल पर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। वो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आया? तो मैग्नेटिक फोर्स तो किसी मैग्नेटिक फील्ड से ही आएगा। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस हुआ। और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया था कि जो ही उस कंडक्टर से करंट का पास करना स्टॉप हुआ, करंट डिसअपियर हुआ, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपियर हो गया और मैग्नेटिक नीडल अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गया। इसका मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तब तो मैग्नेटिक फील्ड को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं जो ए सर्टेन स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ऑफ व्हिच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई चार्ज को मूव कराएं तो उस चार्ज पर भी फोर्स एक्सर्ट होगा। यह फोर्स कितना होगा इसी का मेजरमेंट करना है। यानी आज का टॉपिक हुआ ये हमारा फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज in an external uniform magnetic field। ये फोर्स कितना होगा इसी का मेजरमेंट हमें करना है, जो ये फोर्स कितना। तो इसके लिए हम एक चार्ज लें और उसे एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह हुआ जो उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहीं और है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म किया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर में हम क्यू चार्ज को मूव कराते हैं। तो यह हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? Such magnetic field at each and every point of which magnetic field intensity remains constant is called uniform magnetic field। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर each and every point पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू कांस्टेंट रहेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो हमारा स्कोप ऑफ टुडेज टॉपिक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम वेक्टर OX के डायरेक्शन में दिखाए हैं, वेक्टर B
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर में हमारे पास एक चार्ज Q है। यह चार्ज Q है जिसे v वेलोसिटी से मूव कराते हैं। यहां पर चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेक्टर b के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है। यानी दिस चार्ज Q इज मूविंग along a direction making an angle theta with the direction of vector b. Vector b is the magnetic field strength. It is vector b represents the magnetic field strength whose direction is along OX, and direction of velocity of charge Q is along a direction making an angle theta with direction of vector b. अब क्या करें? तब इस वेक्टर v का OX डायरेक्शन में कंपोनेंट को क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और OX डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी मार्कर के अलाउंग, इस मार्कर के अलाउंग कौन सा होगा? इस मार्कर के अलाउंग कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा फ्रॉम 11th क्लास कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब ऐसे लाइन को हम ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम ऐसे इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी OZ एक्सिस के अलावा v sin थीटा। तब इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? यदि फोर्स वेक्टर F एक्सर्ट हो तो उसका मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं, डायरेक्शन बाद में कंसीडर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड of force vector F on charge Q moving with velocity v along a direction making an angle theta with b is given by, कैसे? अब वेक्टर F का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F proportional to magnitude of the charge. It is experimentally seen that magnitude of force on charge moving in external uniform magnetic field is directly proportional to the magnitude of the charge. Also, F is directly proportional to v sin theta. Here it is v sin theta, and F is directly proportional to magnetic field strength, magnitude of magnetic field strength. अब इन तीनों फैक्टर को हम यदि कंबाइन कर दें तो क्या होगा? F varies Q v sin theta v. It means F equals to प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट रहेगा, मैथमेटिकल कांस्टेंट के Q v sin थीटा v। ठीक है, इसको ऐसे भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, K into Q v sin थीटा, ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। यहां पर जो K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K का वैल्यू होता है 1 SI में, इन SI।
देन अब इक्वेशन 1 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, k का वैल्यू 1 में, इक्वेशन 1 में k का वैल्यू 1 डालिएगा तो हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा। यानी जो चार्ज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स वेक्टर F का मैग्नीट्यूड इतना होगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालें हम? तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से डायरेक्शन मिलेगा हमें। अब देखिए हमारे पास है ना F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा। अब इधर यदि n कैप से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी n कैप से मल्टीप्लाई करें। F को n कैप से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F Q स्केलर क्वांटिटी है, बच गया v b sin थीटा n कैप, v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, b मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच में v और b के बीच का एंगल, v और b के बीच का एंगल थीटा। तब क्या हो जाएगा, v b sin थीटा n कैप का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा v क्रॉस b। 11th क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपने पढ़ा था। जो यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज कीजिए ये वेक्टर v है और ये वेक्टर b है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो v क्रॉस b क्या होगा, vb sin थीटा n कैप यूनिट वेक्टर है जो इस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर n कैप का डायरेक्शन होगा। n कैप का डायरेक्शन किधर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर v और वेक्टर b हैं। यहाँ पर वेक्टर v और वेक्टर b इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो f का डायरेक्शन, वेक्टर f का डायरेक्शन इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, मार्कर के टिप के डायरेक्शन के अलोंग। तो इसको आप समझ गए आप? तो यानी वेक्टोरियली इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टोरियली वेक्टर F इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F is along a direction perpendicular to the plane containing वेक्टर v and वेक्टर b। तो वेक्टर v और वेक्टर b के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये वो y डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में वेक्टर f एक्टिव होगा। और इसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हम निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जानते ही हैं, क्या होता है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लीजिए, आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, थंब, फर्स्ट फिंगर और फोर्थ फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए और यहां FFC, F फॉर फोर्स, F फॉर फील्ड और C फॉर करंट, फोर्स फील्ड करंट। यदि फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन ये है, मोशन का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ये है और मोशन का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, फील्ड का डायरेक्शन ये है और फील्ड का डायरेक्शन ये है और मोशन का डायरेक्शन ये है, जो फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है, तो
तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ F is determined by Fleming's left hand rule। इस रूल से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने देखा जो फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v is given by vector F equals to Q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, और इसी को हमने स्केलर फॉर्म में लिखा F इक्वल्स टू Q v b sin थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखिए स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस देखिए, मान लीजिए चार्ज स्टैटिक है, यानी वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब चार्ज का वेलोसिटी 0 है तो चार्ज स्टैटिक है, चार्ज इज नॉट मूविंग, चार्ज इज स्टिल स्टैटिक इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन सच ए केस फोर्स विल बी इक्वल टू Q, v के बदले 0 डालिए, v sin थीटा, तो क्या होगा, जो ही 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा, यानी देयर विल नॉट एनी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव ऑन ए स्टैटिक चार्ज इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यही। और सेकेंड केस देखिए, केस 2, if V is 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इस केस में भी फोर्स क्या होगा, Q V B के बदले 0 दे दिएगा sin थीटा, यानी 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहे और चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स will be acted upon that particular electric charge moving with velocity vector v। और थर्ड केस, if theta is 0 degree, then sin theta sin 0 हो जाएगा और sin 0 0, इसका मतलब Q F इक्वल्स टू Q V B, और sin थीटा का वैल्यू तो इस केस में 0 होगा, यानी 0, थीटा कब 0 होगा, जब यह इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है उसी डायरेक्शन में मूव करे यह चार्ज, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और ऐसे केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। और सेम केस है यदि थीटा इक्वल्स टू 180 होगा तो साइन 180 0, और वैसे केस में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी थीटा का वैल्यू 0, यानी पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा का वैल्यू है 180, इसका मतलब along a direction anti parallel to the external magnetic field। इसका मतलब क्या, when an electric charge is moving along a direction either parallel or anti-parallel to the external uniform magnetic field, then there will not any magnetic force active on that moving electric charge।
तो इस केस में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। और एक और केस देख लीजिए, केस 4, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 देन साइन थीटा साइन 90 1। तो ऐसे केस में एफ कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 91 होगा इस केस में, यानी क्यू वी, और ये मैक्सिमम फोर्स है, एफ मैक्स है। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये केस 4 जो है, ये केस 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which either identifies or measures the weak current in an electric circuit। तो गैल्वेनोमीटर के लिए ये वैल्यूएबल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जब भी गैल्वेनोमीटर का वीडियो देखिएगा तो उसमें इसको हम याद दिलाएंगे। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है जब थीटा 90 हो तो साइन थीटा साइन 91, यानी चार्ज को मूव करना है किधर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो तब मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी हो जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ही यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर के कॉइल के कोर में। होता क्या है, वो गैल्वेनोमीटर को रोटेट कराता है, गैल्वेनोमीटर में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनोमीटर में इसको देखेंगे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक पूरा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, देखिए आज हमने यहां पर बताया है, तो ये फोर्स is active on an electric charge moving in an external uniform magnetic field। चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो फोर्स लगा। और यह चार्ज किसी कंडक्टर के इनसाइड मूव करे और वो कंडक्टर रखा रहे मैग्नेटिक फील्ड में। आप बस में बैठ के पटना से दिल्ली जाते हैं, बस मूव करता है पटना से दिल्ली, तो बस के साथ साथ बस में बैठल हैं आप, तो आप भी मूव न करते हैं, बस जहां पर है आप वहां पर हैं। तो जब किसी कंडक्टर के इनसाइड चार्ज मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, चार्ज नहीं बल्कि कंडक्टर कैरिंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो चार्ज यदि मूव करेगा कंडक्टर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट का कंस्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब वो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया और वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो जब चार्ज को मूव कर रहा है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगा। यदि चार्ज मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उस कंडक्टर कैरिंग करंट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर भी फोर्स लगेगा। इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक टू बी गिवन टू ऑल ऑफ यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हुआ, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज के इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में, कंसेप्ट में, टॉपिक के कंसेप्ट में कहीं भी क्लैरिटी का डिफिशियंसी हो, कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उस कंफ्यूजन को क्लियर करवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और आज के इस टॉपिक का स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में साथ में ही मिल जाए। ओके।